नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी पत्नी मुझसे 12 साल बड़ी थी। वो मेरे करीब नहीं आती थी। उसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं थे। फिर उसके बाद तंग आकर मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसे मेरी दूसरी पत्नी से कोई परेशानी नहीं थी। वो उसके साथ अच्छे से पेश आती थी। एक दिन मेरी पहली पत्नी ने हम दोनों को अपने रूम में बुलाया। उसने जो कहा था उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने कहा कि आज हम तीनों मिलकर एक साथ। दोस्तों, आगे कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। कहानी को सुनने से पहले आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वो मेरे सामने खड़ी आईने में खुद को देख रही थी और तैयार हो रही थी। उसने कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी पत्नी बड़ी ही सख्त मिजाज है, लेकिन उसने तो आज हमें इतने प्यार से दावत दी है। मैंने कहा, दावत दी किस चीज की है, ये तो उसने बताया ही नहीं। तो मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी, अरे खाने की दावत होगी और किस चीज की दावत हो सकती है। हम लोग तैयार होकर उसके कमरे में चले गए। उसने कहा था कि ये दावत उसके कमरे में ही होगी। हमारे कमरे ऐसे नहीं थे कि जहाँ पर सिर्फ बेड ही पड़ा होता, बल्कि हमने कमरे में सोफे और टेबल भी रखा हुआ था। अगर इसका मतलब यह था कि हम कमरे में बैठकर खाना खाएंगे, तो यह कोई बुरी बात नहीं थी। और वैसे हमारे घर में एक डाइनिंग टेबल भी था, लेकिन जब जाकर बैठे तो कमरे में खाना तो मौजूद ही नहीं था। उसने हमें बेड पर बैठने का इशारा किया। हम दोनों बेड पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहनकर आ गई। ऐसे कपड़े तो वह सिर्फ मेरे सामने ही पहना करती थी। आज मेरी दूसरी पत्नी के सामने भी पहनकर चली आई। उसको देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि पहली पत्नी आपकी हमेशा पहली पत्नी ही रहती है, क्योंकि उसके साथ आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा होता है। मैंने अपनी पहली पत्नी से कहा, तुम तो किसी दावत की बात कर रही थी, पर यहाँ तो कोई खाना ही नहीं है। उसने कहा, दावत सिर्फ खाने की तो नहीं की जाती, दावत तो हर अच्छी चीज की कराई जाती है, और इस कमरे में तो बहुत सारी अच्छी चीजें मौजूद हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, तुमने शादी कर ली थी और मुझे बताया तक नहीं था। लेकिन उस दिन गुस्सा करने के बजाय मैंने एक और बात सोची कि जब जिंदगी खूबसूरत बनाई जा सकती है, तो फिर गुस्सा क्यों करना। हम तीनों मिलकर अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि जितनी किसी की भी नहीं होगी। मुझे मेरी पहली पत्नी की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने ऐसी बात की कि हम दोनों ही हैरान रह गए। उसने कहा, आज रात हम तीनों मिलकर ही इस कमरे में। मेरा नाम किशन है। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मुझे मेरे खानदानी कारोबार में से हर महीने मुनाफा मिल जाया करता था, और मैं उसी मुनाफे से अपना भी एक छोटा सा कारोबार बनाकर बैठा था। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, यानी अगर मैं कुछ भी न करता तो महीने के मेरे घर में लाखों रुपए आते थे, और अगर कुछ कर लेता तो लाखों से भी ज्यादा बन जाते थे। मेरी एक पत्नी थी जिसका नाम नेहा था। वो मुझसे 12 साल बड़ी थी और मेरे बाप के दोस्त की बड़ी बेटी थी। हम दोनों की शादी दोनों दोस्तों के रिश्ते को मजबूत करवाने के लिए कर दी थी, क्योंकि कारोबार ज्यादा था और हम दोनों के बाप आपस में पार्टनर भी थे। पापा ने सोचा कि दोनों कहीं आपस में झगड़ा न करें, इसलिए ये शादी करवाने का सोचा। पर दरअसल इस सब में मेरा नुकसान हुआ। शादी के बाद एक हादसे में वो दोनों ही चल बसे और रह गया मैं और मेरी बूढ़ी पत्नी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 20 साल का था और मेरी पत्नी 32 साल की। जब औरत 30 साल की हो जाती है तो समझो उसके पास 8-10 साल रह जाते हैं।
और उसके बाद वह 40 साल की हो जाती है। 40 साल की औरत जवान तो नहीं होती। कारोबार के हिस्से हो गए और मेरे जज्बात के भी। मेरी पत्नी मुझसे 10 साल बड़ी थी। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन सब ने समझाया कि वो अमीर है और फिर कोई बदसूरत औरत नहीं, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो वो बहुत थी क्योंकि लंबे कद की थी और लंबे कद की औरत खूबसूरत लगती है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं है। जब नई नई शादी हुई तो हमारी शादी इस तरह से करवाई गई थी कि ज्यादा धूमधाम भी नहीं हुई थी। 3-4 दिन हो गए थे, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन मैंने कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। उसने कहा, कहाँ? मैंने कहा, बस बाजार तक चलते हैं। उसने कहा, मुझे तो बाजार से कुछ नहीं खरीदना। मैंने कहा कि बस ऐसे ही गाड़ी में जाएंगे और घूम फिर के वापस आ जाएंगे। तो कहने लगी कि बिना वजह घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। जब कुछ लेना नहीं तो बाजार क्यों जाऊं? अरे, मैं तो इस पागल को लॉन्ग ड्राइव पर लेके जा रहा था कि साथ मिलके कोई बातें करेंगे, रोमांटिक सा माहौल बन जाएगा। वापस आएंगे तो दोनों का मूड अच्छा होगा। लेकिन उसने कह दिया कि जब शॉपिंग नहीं करनी तो बाजार क्यों जाना। हम दोनों ने तो खाना भी खा लिया है, कॉफी भी पी ली है, अब बाहर जाकर क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना। वो कहते हैं न कि जब उम्र ज्यादा हो जाए तो फिर वो एज गैप नहीं, जनरेशन गैप बन जाता है, और मेरी पत्नी के साथ मेरा जनरेशन गैप वाला मामला था। उसकी पसंद नापसंद और मेरी पसंद में 12 साल का फर्क था। उसे लता के गाने पसंद थे और मुझे हनी सिंह के। समझ नहीं आता था कि किस टॉपिक पर उसके साथ बात करूं। मैं घर आता कि चलो कमरे में बैठकर कोई फिल्म देखें, लेकिन नहीं, कोई ऐसी मूवी देखेंगे जिसको देखने के बाद हम दोनों के ही जज्बात उबलने लगे। लेकिन वो खबरें लगाकर बैठी होती थी। मैं उससे पूछता था कि ये क्या कर रही हो, तो कह रही थी कि सुनने दो देश में क्या हो रहा है। न्यूज सुनना तो बहुत जरूरी है। वो कब मूवी देखने से न्यूज देखने वालों में कन्वर्ट हो गई, शायद उसे खुद भी पता नहीं चला था। मैं बड़ा परेशान था। मैं जवान था, अच्छा खासा आदमी था, खूबसूरत था, मेरे कुछ जज्बात थे। पत्नी के पास पैसा था और अब वह पैसा मेरा भी था, क्योंकि उसका बाप दुनिया से चला गया और मेरा भी। तो यह दोनों ही हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर चले गए थे। इस तरह से देखा जाए तो हम दोनों की जिंदगी में बहुत सी चीजें एक जैसी थी। मुझे तो इस बात का समझ नहीं था कि अगर वह उम्र में ज्यादा थी और मैं उसके जज्बात जगाने की कोशिश कर रहा था तो क्या उसको मुझे देखकर जज्बात नहीं जगते थे, क्योंकि मैं तो जवान था। बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए कि किसी तरह वह भी मेरी तरह सोचने लगे, लेकिन फिर मैं थक हार गया। फिर सोचा कि जिंदगी है, गुजर ही जाएगी, लेकिन जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही थी। मेरी पत्नी बहुत सख्त मिजाज थी। उसके अंदर जरा सी भी जज्बात नहीं थे। वो हमेशा ऐसी बात करती कि इंसान का दिल ही टूट जाए। एक दिन मैं सीढ़ी से गिर गया। मैंने कहा कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई थी। मुझे लगा कि वो कहेगी कि मैं आपके पैरों में दावा लगा देती हूँ, आपके पास बैठ जाती हूँ, आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन कहने लगी, हाँ, जब बंदा इतनी जोर से गिरता है तो दर्द तो होता है, चोट लगी है तो दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। वो हमेशा मेरे जज्बात पे पानी फेर दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि हमारे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन ताल्लुकात न होने के बराबर थे, क्योंकि उनके अंदर कोई एहसास ही नहीं था। बस वो अपने फर्ज पूरे करती थी और मैं अपने। भगवान ने हमें औलाद भी दी, लेकिन 2 महीने के बाद ही वो बच्चा नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को हार्मोनल का प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि हाँ,
ये बात तो मुझे आपके बताने से पहले ही पता है। तो मेरी पत्नी ने भी मुझे अजीब नजरों से देखा और डॉक्टर ने भी। मैंने कहा कि मैं तो अंदाजा लगा रहा था। खैर, इसके बाद भगवान ने हमें औलाद नहीं दिया। अब मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे। मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता कि हम किस देश में रहते हैं, तो मैं आराम से दूसरी शादी कैसे कर लूं? वह कहने लगा कि आराम से तो नहीं होगी और वह किसी भी समय पुलिस को बुलाकर बता भी सकती है कि तुमने एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की है। लेकिन अगर वह ऐसा करेगी तो बदले में उसका ही नुकसान होगा। तुम उसे छोड़ देना और दूसरी वाली से कानूनी तौर पर शादी कर लेगा। इसलिए अगर तुम उसकी मौजूदगी में दूसरी पत्नी को लाते हो तो वह कुछ दिन हंगामा कर सकती है, लेकिन फिर सब्र कर लेगी। देखो, अब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर होने वाली है। जाहिर है अब उसके अंदर भी कुछ नहीं बचा। वह भी सब्र कर लेगी और कहेगी, चलो ठीक है, जैसा भी है। और फिर तुमने अपने बाप की बात मान ली, उनकी इज्जत बचाने के लिए तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अब क्या तुमने आखिरी सांस तक कुर्बानी देनी है? यह कहाँ लिखा है? तुम्हारे पास पैसे हैं, दौलत है, घर है, गाड़ी है, तुम्हें किस बात की परेशानी है? और फिर पहली शादी तो तुम्हारी मजबूरी में करवाई गई थी, तुमसे पूछ कर तो नहीं करवाई थी। तुम आराम से दूसरी शादी कर सकते हो। मैं हमेशा अपने दोस्तों की बात टाल देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पत्नी को अगर पता चल गया कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी रहा हूँ, तो वह मुझे ऐसी दवा दे देगी कि जिससे मुझे सपने न आएं, ताकि मैं सपने में भी दूसरी शादी के बारे में न सोच सकूं। एक दिन मजाक में उससे बात कर बैठा था, तो उसने कहा था कि यह सब कुछ तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का बनाया हुआ है। दूसरी शादी की तो सब कुछ लेकर साथ चली जाऊंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के हम दोनों हिस्सेदार थे। मेरे ससुर का और कोई बेटा या बेटी नहीं था, एक ही बेटी थी, इसलिए उन्होंने उसे अपना वारिस बनाया था। मेरी पत्नी के पास 70% ओनरशिप था और मेरे पास सिर्फ 30%, ऑफिस में भी और घर में भी। मैं बुरी तरह से फंसा हुआ था। मैं वह बंदर था जिसे न सिर्फ पिंजरे में कैद करके रखा गया था, बल्कि पिंजरे के अंदर लगे हुए पेड़ के साथ रस्सी से बांधा भी गया था। लेकिन फिर कहते हैं न कि जिस चीज को जितना दबाया जाए वह उतना ही बढ़ जाता है। एक दिन मुझ में हिम्मत आ गया। मुझे एक लड़की मिल गई जिसका नाम शीतल था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए आई थी। वह रिसेप्शन पर खड़ी होती थी, आते जाते मुझे देखती थी। मुझे भी वह अच्छी लगती थी। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि पाप करने से अच्छा है कि इंसान शादी कर ले, और अगर मेरी पत्नी ज्यादा गुस्सा करेगी तो मैं कह दूंगा कि मेरा हक है, और फिर निकालती है कारोबार से तो बेशक निकाल दे। मेरे बाबा और उसके बाबा ने इतने पैसे कमाए थे कि अगर मुझे 30% हिस्सा भी मिलता तो मेरे साथ कोई बुरा मामला नहीं होता। हाँ, यह है कि अगर मैं दौलत का ज्यादा लालची बनता तो यह बहुत बड़ा पाप होता। लेकिन वह अगर मुझे इस उम्र में छोड़ देती तो उसे कौन मिलता? उसकी उम्र तो पहले ही मुझसे ज्यादा थी, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि वह मुझसे तलाक की मांग करेगी। हाँ, लेकिन इतना पता था कि वह बहुत बातें सुनाएगी, माथा फोड़ेगी, ताने देगी और चीखेगी, चिल्लाएगी। वो औरत मुझे पसंद भी नहीं करती थी, मेरी इज्जत भी नहीं करती थी, मेरे साथ अच्छे से रहती भी नहीं थी और उससे मुझे और याद भी नहीं होने वाली थी। तो फिर मैं इसके साथ क्यों बैठा था और यह सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहा था? इंसान सारी जिंदगी अगर किसी चीज से डरता है, लेकिन एक दफा जब फैसला कर लेता फिर उसे किसी से डर नहीं लगता, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं सुबह से गायब था,
दोपहर में मैंने शीतल से शादी कर ली। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरे घर में ही रहना होगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर में ही रहने का सोचो, क्योंकि मैं दो दो घरों के खर्चे न तो उठा कर सकता हूँ और न ही आना जाना कर सकता हूँ। मुझे पूरा कारोबार भी संभालना होता है। उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी के बारे में मुझे जितना डरा चुके हो, वह तो मुझे देखते ही खा जाएगी। मैंने कहा कि फिर गलती भी तो हमने की है ना, तो फिर नतीजा भी एक साथ ही भुगत लेंगे। मैं अपनी दूसरी पत्नी को लेकर घर चला गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। रात का वक्त था, सारे नौकर तो सो चुके थे, इसलिए नेहा ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने देखा, वही फिल्मों ड्रामों वाला सीन हुआ। वह हैरान रह गई। उसने कहा कि यह कौन है? तो मैंने कहा कि मेरी बात आराम से सुन लो, हम दोनों ने शादी कर ली है। जब मैंने यह बात की तो नेहा ने शीतल को सर से लेकर पांव तक देखा। पहले कहा अति सुंदर, और फिर 2 पल के लिए खामोश हो गई। वह पीछे हट गई, यानी हमें अंदर आने का रास्ता दिया। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। मुझे लगा कि अभी नेहा जाएगी और कोई चीज उठाकर लाएगी जिससे वह मुझे जान से मार दे, लेकिन वह सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, खाना खा के आए हो क्या? हमने कहा कि हाँ, खाना तो हमने खा लिया था। तुमने खाया? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने भी खा लिया था। मुझे लगा तुम किसी काम में फंस गए हो, सुबह आओगे। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अब तुम लोग बच्चे तो हो नहीं, और न ही मैं इस घर की बड़ी, मैं तो खुद यहाँ की बहू हूँ। ना तो मैं आरती लेकर तुम लोगों का स्वागत कर सकती हूँ और न ही गृह प्रवेश करवा सकती हूँ। अगर तुम्हें इस तरह की कोई रस्म करनी है तो तुम अपनी पत्नी के साथ खुद ही कर लो। जब वह ऐसी बातें कर रही थी तो मेरे दिल को थोड़ा थोड़ा सुकून आ रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि वह इस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि वह मेरा गला ही दबा देगी। मैंने कहा, बिल्कुल तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। अगर मैंने इससे शादी की है इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नेहा ने कहा, वह तुम वैसे भी नहीं छोड़ सकते। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने यह बात गुस्से से कही है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर मुझे गुस्सा तलाश करने पर भी नहीं मिल रहा था, बल्कि वह थोड़ी सी नॉर्मल थी। या तो वह अपने ऊपर कंट्रोल कर रही थी और या फिर उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। यह सवाल हमेशा मेरे लिए एक पहेली ही बना रहा कि मेरे साथ अच्छे से रहती भी नहीं थी, मुझे प्यार भी नहीं करती थी, लेकिन जब मैं कहता था कि किसी और से शादी कर लूंगा, या काश मेरी शादी किसी और से हुई होती, या मजाक में कह देता था कि एक और शादी कर लूं, तो मुझे ऐसे ऐसे तेवर दिखाती थी कि मैं हैरान रह जाता था कि खाना भी नहीं है और किसी को देना भी नहीं है। वैसे तो कोई भी मर्द औरत के सोच को समझ नहीं सकता। मैं तो अपनी पत्नी को इतने सालों में भी समझ नहीं पाया था, पर एक बात का मुझे विश्वास था कि उसका रिएक्शन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। फिर यह कैसे हो गया, इतना कहकर वह वहां से चली गई। मैंने तो ऐसे गहरी सांस ली जैसे सर से बला टली। मुझे लगा था कि वह बहुत गुस्से करेगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। यह बात मुझे हजम नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उसने पहले शीतल को बहुत गौर से देखा था, जैसे उसके वजूद का जायजा ले रही थी, और उसके बाद ही उसका गुस्सा ठंडा हो गया। शीतल भी उसी की तरह खूबसूरत थी, लंबे कद की थी, दुबली पतली थी। मेरी दोनों पत्नियों का ही वजूद बहुत खूबसूरत था, कोई भी मोटी नहीं थी। मुझे मोटी औरतें पसंद भी नहीं थी। हो सकता है उसने यह सोच लिया हो कि यह औरत भी बड़ी हसीन और खूबसूरत है। यह न हो कि अगर मैं इससे पंगा लूं तो यह मेरे पति को मुझसे हमेशा के लिए ही दूर कर दे। यानी उसने जज्बात से नहीं,
बल्कि अक्ल से काम लिया था। मेरी दूसरी पत्नी ने कहा, जरा जाकर चेक करो, वह वाकई अपने कमरे में चली गई है। तो मैंने कहा, हाँ, वह कमरे में भी चली गई और उसने दरवाजा भी बंद कर लिया है। हम दूसरे कमरे में सो जाते हैं। मैं सोच रहा था कि शायद इस दफा मेरी किस्मत अच्छी है। अब हर दफा तो मेरी किस्मत बुरी नहीं हो सकती ना। पहले मेरी किस्मत का ही खेल था कि नेहा से मेरी शादी हो गई थी, जबकि वह मुझसे इतनी बड़ी थी और मेरी उससे कोई सोच भी नहीं मिलती थी। और फिर मैं भी सोचने लगा कि दोनों ही मेरी पत्नियां हैं, दोनों को साथ रखूंगा, मुझे किसी को छोड़ने की क्या जरूरत है। नेहा ना सिर्फ मेरी पत्नी थी, बल्कि मेरी दोस्त भी तो थी। मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। बाबा ने हमारी शादी इसलिए करवाई थी ताकि हमारा रिश्ता मिसाली बने, और मैं उसके साथ कोई भी जुल्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा, बस उसने भी हमें कबूल कर लिया और अपनी दूसरी पत्नी को भी समझा दिया कि वह भी नेहा के साथ कोई बदतमीजी न करे। अगर बात लड़ाई तक भी पहुंच जाए तो वह खामोश रहे, क्योंकि वह छोटी है और जब मैं आऊंगा तो फिर आकर मामलात हल करवा दूंगा। मेरी पत्नी वैसे तो डरी हुई थी, लेकिन अब नेहा को देखकर वह भी जरा रिलैक्स हो गई। उसने कहा, जितना तुमने कहा था उतनी भी बुरी नहीं है। कम से कम उसने कोई बात तो नहीं की, वरना कोई और होता तो बहुत बवाल खड़ा करता। अगर उसकी जगह कोई सामान्य सी औरत होती तो वह भी बहुत शोर मचाती। ये तो फिर भी एक अमीर औरत थी, उसके पास पैसा था, घर था, ये ज्यादा पैसों की मालिक थी। उसका मुझ पर रौब भी बहुत ज्यादा था और उसे पता था कि मैं कहीं ना कहीं उससे डरता भी हूँ। फिर भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की। ये बात मुझे हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन अगर उसे गुस्सा आता तो वह इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मैंने उसे छोटी बातों पर चीखते चिल्लाते सुना था। वह कहती थी कि मेरा बीपी हाई हो जाता है और जिसका बीपी हाई हो जाता है वह गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। पर उसने गुस्सा नहीं किया था, तो इसका मतलब उसको गुस्सा आया ही नहीं था। मुझे अपनी पत्नी का रवैया भी समझ नहीं आया था, लेकिन सुबह ऐसा मंजर देखा कि हैरान ही रह गया। सुबह सुबह जब टेबल की तरफ देखा तो आंखें खुल गईं। इतना अच्छा नाश्ता तो उसने मेरे लिए कभी ना बनाया था। वो हमें कमरे में बुलाने के लिए भी आई थी। उसने कहा, आकर नाश्ता कर लो। कुछ नाश्ता उसने खुद बनाया था और कुछ बाजार से मंगवाया था, यानी कि अच्छा भला खर्चा किया था। मैंने कहा, ये सब क्या है? तो उसने कहा, क्यों? जब किसी की शादी होती है तो अगले दिन तो इसी तरह का नाश्ता होता है। तुमने मुझे अपनी शादी की दावत में तो शामिल नहीं किया और रिसेप्शन करने का भी शायद कोई इरादा नहीं है, इसलिए सोचा कि एक समय का अच्छा खाना बनवा दूं। मैंने कहा, तुमने किया ये सब कुछ? उसने कहा, हाँ, और कौन करता? आपकी शादी है तो मुझे ही तो करना था, और तुम्हारा है ही कौन मेरे अलावा। मेरा दिल किया कि मैं अपनी पहली पत्नी को गले से लगा लूं और उसका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन इतने में मेरी दूसरी पत्नी के बारे में सोचा तो ऐसा नहीं किया। और वैसे भी मैं बाद में भी तो उसके कमरे में जा सकता था। मैंने हमेशा से ही उसे प्यार करने की कोशिश की थी। जिसने प्यार नहीं किया था वह मैं नहीं था। उसने मेरी पत्नी को देखा और कहा, वाह, बहुत चमक आया है तुम्हारे चेहरे पे। जब शादी हो जाती है तो अगले दिन एक खास ही किस्म का चमक होता है, वह नजर आ रहा है। आओ, बैठो, नाश्ता करते हैं। मुझे मेरी पत्नी ऐसी लगती तो नहीं थी जिस तरह से वह पेश आ रही थी। मामला बहुत अजीब होता जा रहा था, लेकिन वह भी हमारे साथ बैठ गई और हम सबने मिलकर नाश्ता किया। उसने शीतल से कहा, तुम नई नई दुल्हन हो तो 6 महीने तक तुम कोई काम न करना, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने भी ऐसे ही किया था।
फिर उसके बाद मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। फिर मुझे सब कुछ संभालना पड़ गया। और तुम्हारे पति के बाबा भी इस दुनिया से चले गए थे। वह मेरी पत्नी को पुरानी बातें और कहानियां सुनाने लगी, मुस्कुराते हुए उसे सारी बातें बता रही थी, यानी कि उसे एक पल के लिए भी बोर नहीं होने दे रही थी। मेरी दूसरी पत्नी भी उसके साथ हंसी मजाक करती, बातें करती। वह उसे मेरी पसंद नापसंद के बारे में भी बता रही थी और हमारी जिंदगी में होने वाले 2-4 ऐसे बातों के बारे में भी बता रही थी जिसमें हम लोग काफी खुश थे। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। दोपहर में भी नेहा ने खाना बनाया और बहुत अच्छा खाना बनाया। शाम में वह जिद करने लगी कि मैं अपनी दूसरी पत्नी को लेकर नए कपड़े पहनकर बाजार चला जाऊं। हमारे इलाके में एक आइसक्रीम पार्लर बना था। नेहा की जिद थी कि मैं शीतल को लेकर वहां चला जाऊं ताकि वहां बैठकर दोनों साथ में अच्छा वक्त भी गुजारें और साथ पता चले कि होटल है। मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अपनी पत्नी से शर्मिंदा हो रहा था। कहीं वह ये सब कुछ मुझे शर्मिंदा करने के लिए तो नहीं कर रही थी। पर धीरे धीरे उसकी बातों से अंदाजा होने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। वह बिल्कुल नॉर्मल थी। शायद उसने इस बात को कबूल कर लिया था, जैसे जिंदगी भर उस पर किसी और जज्बे का असर नहीं हुआ। शायद इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वह बिल्कुल भी जज्बाती नहीं थी। यह बात तो मेरे दिमाग में अब आया कि जब उस पर मेरी मोहब्बत का असर नहीं हुआ, तो यह नफरत और सौतन भी उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा तो कोई जज्बा नहीं होता। वह नॉर्मल हो गई और हम सब भी नॉर्मल हो गए। वह मेरी पत्नी की बहुत तारीफ करती थी, कहती थी कि बहुत खूबसूरत है, प्यारी है, दुबली पतली है, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगती है। उसका वजूद तो मॉडल्स जैसा है। उसने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है, अच्छी बात है। मैं हैरान था कि मेरी पहली पत्नी ने मेरी दूसरी पत्नी को कुछ भी न कहा और मुझे कोई ताने भी नहीं दिए। वह तो हमारे रोमांस को सपोर्ट कर रही थी, हमारे लिए खुद ऐसे मौके बना रही थी कि हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। कभी कहती पत्नी को लेकर आइसक्रीम खाने या फिर कहीं पार्लर चले जाओ, तो कभी कहती बाहर कितना अच्छा मौसम है, पत्नी के साथ बैठो। कभी कहती तुम लोग सैर करने क्यों नहीं जाते, हनीमून पर कब जाओगे। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे बड़े जिंदा थे, इसलिए हमने ये सब नहीं किया था, नहीं तो वह कहते कि हम लोग बेशर्म हैं। लेकिन अब तो बड़े भी कोई नहीं है, जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं भी खुश हो रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर सुकून आ रहा था तो मुझे और क्या चाहिए था। मर्द को अपनी जिंदगी में सुकून ही चाहिए होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको सुकून देने वाली कैसी है। अगर यही सब कुछ मेरी पत्नी मेरे साथ करती तो शायद मैं दूसरी शादी नहीं करता। मैं तो इस बात पर हैरान था कि जब उसने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया, तो अब मुझे दूसरी पत्नी के साथ ये सब कुछ करने के मशवरे कैसे दे रही थी। इसका मतलब कि वह इन चीजों को समझती थी। तो फिर उसने खुद मेरे साथ ये वक्त क्यों नहीं गुजारा। मैं काफी दिन से अपनी दूसरी पत्नी के कमरे में ही सो रहा था, तो आज पहली पत्नी के कमरे में आ गया। मुझे देखकर वह ऐसे हैरान हुई कि जैसे मैंने तो यहाँ कभी आना ही नहीं था। उसने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा शीतल के साथ होंगे। मैंने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा और रात वाले कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ जाने से पहले उससे इतना कहा कि क्यों, तुम भी तो मेरी पत्नी हो, क्या मैं अपने ही कमरे में नहीं सो सकता? तो उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं सो सकते हैं। मैं कपड़े बदलकर वापस आया तो वह बिस्तर में लेट चुकी थी। मुझे तो अब वह पहले से ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि जैसा मैं चाहता था उसने वैसे ही किया था। मुझे उसके हुस्न पर मोहब्बत नहीं,
लेकिन उसके रवैये पर प्यार आ रहा था कि उसने कितने अच्छे तरीके से मेरी दूसरी पत्नी को कबूल कर लिया, उसका दिल भी लगाया, खाने पीने की चीजें भी बना रही थी और घर को भी संभाल रही थी। उसका इतना हक तो था कि मैं भी उससे अपनी मोहब्बत जताऊं। मैं भी जाकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जरा सा आगे बढ़ा कि उसने ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, और वो मुंह फेर के फौरन ही सो गई। मैं उसको इतने सालों से जानता था, वो ऐसी नहीं थी। मैं उसकी हर एक हरकत को समझता था और वो मेरी हरकत को अभी भी नहीं समझती। तो कब समझती? जब 7 साल आप अपनी पत्नी के साथ गुजारते हैं तो ये सब कुछ सामान्य होता है। लेकिन वो जानबूझकर सो गई थी क्योंकि वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी। शायद उसके अंदर अभी भी गुस्सा था। मैं ये बात समझ सकता था। मैं भी खामोश हो गया और सो गया। लेकिन इस बात से मेरी दूसरी पत्नी को परेशानी था। उसने कहा, अभी हमारी शादी हुई है, 1-2 महीने तो सिर्फ लगातार मेरे साथ ही गुजारे, उसके बाद ये इंसाफ परस्तियां कीजिएगा। मैंने कहा, देखो, तुम मेरी पत्नी हो तो वो भी मेरी पत्नी है। हमारी बहस हो गई और इस बात की खबर नेहा को हो गई। नेहा ने कहा, मेरे लिए अपनी दूसरी पत्नी से झगड़े करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि जिसके बाद इस घर में कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं, और आपको भी कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी तरफ से इंसाफ हो रहा है या नहीं। मैंने कहा, ऐसा क्या सोच लिया तुमने? तो उसने कहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जाइए अपनी पत्नी को मनाइए। आपको पत्नी को मनाना तो आता है ना? उसने ऐसा सवाल किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मुझे क्या पता किसी को कैसे मनाया जाता है। तुम तो आज तक कभी मुझसे नाराज ही नहीं हुई। नाराज होना, मनाना, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। हमारे बीच कभी ये संबंध था ही नहीं, या यूं कह लो कि तुमने बनाया ही नहीं। मैं जाने क्यों शिकवा कर बैठा। शायद रात वाली बात से परेशान था। जो रवैया उसने मेरे साथ किया वो मुझे अजीब लगा था। मर्द को ठुकराया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसने कहा, हमारा ज़माना कुछ और था, और मैं आपसे उम्र में बड़ी भी तो थी। वो तो आपकी हमउम्र है, उसके दिल में जज्बात होंगे, आप उनकी कदर करें। वो मुझे तो समझा रही थी, लेकिन मेरे जज्बात की उसने कभी कदर नहीं की थी। उसके बाद मैं उसके कमरे में नहीं गया। शीतल के साथ मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। वैसे भी शादी के शुरू के दिन तो अच्छे ही गुजरते हैं, उसके बाद आपकी किस्मत अच्छी हो तो दिन भी अच्छे होते हैं, नहीं तो सब कुछ बदल जाता है। शीतल भी मेरे साथ बहुत खुश थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद हम सबकी जिंदगी बदल गई। एक दिन मेरी पहली पत्नी सुबह से ही कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नौकर ने बताया कि वो बाजार गई है, कह रही थी कि पार्लर जाना है। मैं हैरान था कि मेरी पत्नी पार्लर गई है। उसने तो सिवाय अपने होठों के ऊपर जो रोआ था उसे साफ करवाने के अलावा कभी भी कुछ नहीं करवाया था। उसे अपना ख्याल रखने की आदत ही नहीं थी, लेकिन ये भी सच है कि बिना ख्याल रखे ही वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी। शायद ये इंसान की फितरत है कि जो उसे ठुकराता है वो उसी की तरफ खींचा चला जाता है। मैं फिर से अपनी पहली पत्नी की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो मुझे जितना ठुकरा रही थी, जितना नजरअंदाज कर रही थी, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। रात हुई तो मैं और शीतल अपने कमरे में बैठे थे और मैं शायद दरवाजा बंद करना भूल गया था। शीतल ने कहा, क्या बात है, आज मुझसे दूर दूर क्यों है? मैंने कहा, बस मेरा मूड खराब है। उसने कहा, क्यों, क्या हो गया? नेहा ने कोई बात की है? मैंने कहा,
वो बात ही नहीं करती, दूर हो गई मुझसे। शीतल ने कहा, दूर हो गई है तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना आपके पास। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ दूंगा। मुझे तुम दोनों से मोहब्बत है। शीतल इस बात पर खामोश हो गई। उसने कहा, आप मर्दों की तो समझ ही नहीं आती। पहले तो आप कहते थे कि मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं करती, मुझसे कोई बात नहीं करती, इसलिए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और अब मैं आपकी जिंदगी में आ गई हूँ, तो आपको फिर से उससे मोहब्बत हो गई है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। नेहा कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा, मेरे कमरे में आ जाओ, आज तुम लोगों की दावत है। हम हैरान हुए। हमने कहा, इस वक्त? उसने कहा, क्यों, आधी रात में लोग दावत नहीं करते क्या? तो हमने कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। हम दोनों उसके कमरे की तरफ जा रहे थे और सोच रहे थे कि आधी रात को उसने ऐसा क्या पकाया होगा जिसके लिए बुला रही होगी। वैसे सर्दियों का मौसम था, हमें लगा कि शायद उसने सूप बनाया होगा। लेकिन जब हम कमरे में दाखिल हुए तो कमरे में खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन सामने का मंजर कुछ अजीब सा था। नेहा बिस्तर के ऊपर बैठी थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्योंकि उसने कपड़े भी अजीब से पहने थे। आज वो पार्लर गई थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों अपनी जिंदगी का मजा उठाएं। उसके बाद उसने दो चार बातें ऐसी की कि उसका नजरिया बदल गया हो, लेकिन मैं हैरान रह गया कि वो ये कैसी बातें कर रही थी। मैंने शीतल की तरफ देखा, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं था। उसने कहा, इससे पहले हम तीनों कोई फैसला करें, एक ग्लास गरम गरम दूध पी लेना चाहिए। उसने एक तरफ जग रखा हुआ था जिसमें गरम गरम दूध था। मुझे उसकी बात अच्छी लगी या बुरी, इस बात का मैंने इजहार नहीं किया, लेकिन मैंने शीतल से कहा, दूध पीते हैं, उसके बाद सोचते हैं। हमने अपने अपने ग्लास में दूध डाल लिया और नेहा ने अपने लिए भी दूध डाल लिया था। जब हमने दूध पी लिया तो नेहा ने हमें ऐसी बात बताई कि हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मेरे बाप की दौलत पर राज करते रहे, मेरी जिंदगी के कितने सारे साल बर्बाद किए। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे नसीब की वजह से मुझे औलाद नहीं हुई और अब मेरे सामने मेरी सौतन को लाके खड़ा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी पूजा करूंगी? इस दूध के अंदर मैंने जहर मिला दिया है। अब तुम दोनों एक साथ मरोगे और मैं खुद भी मर जाऊंगी। तुमने मुझे बहुत गलत जज किया किशन, मैं तो वो हूँ कि जो ना खेलूंगी और ना खेलने दूंगी। हम ये बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि दूध पी चुके थे। मैं इधर उधर भागा। सबसे पहले नेहा खुद ही बेहोश हो गई और उसके बाद शीतल की तबीयत खराब होने लगी। इतनी देर में मैंने इमरजेंसी वालों को कॉल कर दिया और कॉल पर ही बता दिया कि क्या मामला हुआ है। वो लोग आ गए, उन्होंने वक्त पर हमें ट्रीटमेंट दिया, उल्टियां करवाई। नेहा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जबकि शीतल और मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं थी। हम लोग जल्दी ठीक हो गए, जबकि उसे ठीक होने में एक हफ्ता लगा। उसके बाद उसने मुझसे तलाक ले ली और मुझसे अलग होने के बाद अपनी सारी दौलत लेकर बाहर चली गई। अब मेरा और शीतल का मुश्किल से ही गुजारा होता है। बस जो कमाते हैं खा लेते हैं। मेरा कारोबार भी डूब गया है। शीतल के यहाँ बच्चा भी होने वाला है और हमारे खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। मैं हैरान हूँ कि जिस औरत को मोहब्बत की कद्र ही नहीं थी, उसने मुझे बेवफाई करने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम में से किसी की तबीयत भी ज्यादा खराब नहीं हुई, क्योंकि मैंने फौरन ही मदद करने वालों को बुला लिया था और वो हमें डॉक्टर के पास ले गए थे।
अब आप लोग बताएं कि जो मैंने किया वो ठीक किया या नहीं, और ये सब में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।